तो सीटेट बाय शादा वाला में सर्च करोगे सारी क्लासेस आ जाएंगी। उसके अलावा ये ऐप है हमारा, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, चैनल चैनल के नाम से ही है। तो यहाँ से आप जो है सारा का सारा नोट्स वगैरह कंटेंट वगैरह यहाँ से ले सकते हैं जा करके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जी कुछ कहना चाहते हो? गुड इवनिंग सभी को। जी सभी को गुड इवनिंग है भाई। वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। चलिए जुड़ चुके हैं सबके सब। थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया। मैंने आपकी महाभारत क्लास देखी थी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो टॉपिक है आपका कॉलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसको आप कहते हैं मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो इसमें क्या है कि सब लोगों से चरण से सवाल पूछे जाते हैं कि कोई भी आपको जो है एक बात बता दी जाएगी कि बच्चा जो है ये काम कर पाता है, ये नहीं कर पाता है, वगैरह वगैरह, बताओ बच्चा कौन से चरण में है। तो ये चीज को समझते हैं और इस चीज को सीखते हैं, कौन से चरण को क्या कहते हैं, क्या उसकी विशेषता है, वो सारी बातें बात करेंगे, है ना। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि नैतिक विकास कहते किसके हों। एक मिनट भाई, शायद मैंने आपका पेन सेलेक्ट नहीं किया है। हाँ, तो आपका नैतिक विकास होता क्या है, जिसको आप कहते हैं मोरल डेवलपमेंट। ये सिंपल भाषा में, मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपका कभी भी नहीं करता, मैं कभी भी जो है ऐसा नहीं करता आपका कि किताबी भाषा में आपको उलझाऊं। मैं ये कोशिश करता हूँ कि दैनिक जीवन की भाषा में आपको चीजें समझ में आए। तो अगर मैं दैनिक जीवन की भाषा में बात करूं कि नैतिक विकास क्या होता है, तो अच्छा या बुरा, ठीक है, या फिर आपका सही और गलत, इनमें जब आपको फर्क करना आ जाए, कौन सा काम अच्छा है आपके लाइफ में, डिसीजन मेकिंग जिसको कहते हैं ना, कि निर्णय लेना, तो इनके बीच में अगर आपको निर्णय लेना आ जाए तो समझो आपका नैतिक विकास हो रहा है ना। कि कौन सी चीज सही है इस दुनिया में, कौन सी चीज गलत है, ये चीज आपको जो है समझनी है। बस ये बेसिक चीज है कि जो हमारा व्यवहार होता है, जैसे कि सामाजिक विकास है, तो सामाजिक विकास के अंदर से ही आपका नैतिक विकास निकलता है। अगर ध्यान से देखोगे उसी से काट करके इसको अलग करता है। कहते हैं मुख्य आयाम आपके चार ही हैं विकास के: शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। नैतिक विकास है ही नहीं उसमें मुख्य में, क्योंकि क्योंकि बाकी के जो विकास है ना, उन्हीं में से कट करके बाहर निकलते हैं, उन्हीं के पार्ट्स हैं। तो सामाजिक विकास से ही बाहर निकलता है नैतिक विकास। नैतिक विकास का मतलब यह है कि सामाजिक विकास में तो ये चीजें आती हैं कि आप कैसे जिंदगी को जिएंगे, समाज के साथ कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। नैतिक विकास क्या है कि समाज में रहते हुए आप कौन से काम को गलत ठहराते हैं, कौन से काम को सही ठहराते हैं। और सही मायने में उसको कहते हैं कि जिससे बाकी दुनिया को, जो आसपास के लोग हैं, जो समाज है, उसको आपकी वजह से कोई गलत ना तो मैसेज जाए, ना आपकी तरफ से उनको तकलीफ पहुंचे, और उनके समय सामने आप एक अच्छे प्राणी कैसे बन सकते हैं। तो इसको इजी वे में ऐसे ही करेंगे हम, अगर इजी वे में समझना हो, कि हमारे जीवन में जो काम हम करते हैं, चाहे वो घरेलू काम हो, चाहे वो बाहरी काम हो, चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे हमारी जॉब हो, या हम सामाजिक काम करें, जो भी हम काम कर रहे हैं वो काम आपका सही है या गलत है, इसका निर्णय लेना ही आपका नैतिक विकास है। कि आप अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से ये निर्णय ले पाए कि कौन सा काम सही है, ये आपका नैतिक विकास है, अगर इसको ध्यानपूर्वक समझें। अब और इजी अगर इसको करें, तो हमारा जो आचरण होता है, हमारा जो व्यवहार होता है, कि हम बड़ों के सामने कैसे अपने आप को रखें, छोटों के सामने कैसे बात करें, किसी से झगड़ा ना करें, कि सबसे प्यार मोहब्बत से बात करें, बड़े आए तो उनको सलाम नमस्ते करें, उनके पैर छुएं, कोई मेहमान घर पे आया उसको पानी पिलाएं, है ना, नाश्ते के लिए पूछें, कोई भी, ये चीजें जो हमारा आचरण है, व्यवहार है, उसको ही आप नैतिक विकास कह सकते हैं। अब ये कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा, उम्र के हिसाब से बढ़ेगा, चरण के हिसाब से बढ़ेगा, वो चीजें आगे आगे सीखते जाएंगे, ठीक है। अब ये आपका, इसके जो चरण है, ये आपके दंड आज्ञा पालन वगैरह वगैरह, चरण पढ़ने से पहले एक छोटी सी कहानी है, जिसको कहते हैं आप हिंज की दुविधा, है ना। क्या है कहानी का नाम? हिंज की दुविधा। अच्छा, दुविधा से नाम आपका एक शब्द और याद आया मुझे, कि एक तो होता है नैतिक दुविधा, एक तो होता है नैतिक तर्कणा, और एक होता है आपका नैतिक दुविधा। तो ये दो शब्द आपके जो है कई बार सीटेट में पहले भी पूछे जा चुके हैं, तो इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी पहले इसके बारे में बताने से पहले मुझे याद दिलाना, इसको बाद में बताऊंगा, पहले अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं, मतलब अपना टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं, बीच की बात है ये, बीच में बता दूंगा, मुझे याद दिला देना कमेंट करके, ठीक है। कि सर नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा भी रह गया बताने से। इतनी आसान भाषा में पढ़ाते हैं कि एकदम अच्छे से समझ में आ जाए, जी पूरी कोशिश यही रहेगी। हाँ, तो पहले हम शुरू करते हैं हिंज की कहानी। जो आपके कॉलबर्ग एक मनोवैज्ञानिक जो हैं, इन कॉलबर्ग ने क्या किया, ये वाला विकास का सिद्धांत दिया। विकास के सिद्धांत से पहले इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया बच्चों के साथ, है ना। एक एक्सपेरिमेंट किया
बच्चों के साथ। और वो बच्चे अलग-अलग उम्र के थे। कोई 3 साल का, कोई 5 साल का, कोई 7 साल का, कोई 10 का, कोई 18 साल का, कोई 15 साल का। इस प्रकार से इन्होंने बच्चे लिए, उनके साथ में एक्सपेरिमेंट किया, उनसे बातचीत करके। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने उन बच्चों को एक कहानी सुनाई। कहानी क्या है, पहले कहानी को समझते हैं। एक व्यक्ति था हिंज नाम का, इसका व्यक्ति का नाम था हिंज, ये पुरुष है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है हिंज। इसकी पत्नी बीमार है, सिंपल। कहानी आपने भले ही पहले सुन रखी हो, लेकिन दोबारा सुन लो इसको ध्यानपूर्वक, क्योंकि कुछ ना कुछ ट्विस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। मेरी क्लास में हमेशा आपको नयापन आपको देखने को मिलेगा कुछ ना कुछ। तो हिंज जो नामक व्यक्ति है, उसकी वाइफ बीमार है। अब उसको जो दवाई की ज़रूरत है, तो वो दवाई के लिए एक शॉप पे जाता है, एक दुकानदार के पास जाता है, मेडिकल स्टोर के ऊपर, ठीक है? उस मेडिकल स्टोर के पास वो जाता है और उस व्यक्ति से कहता है कि भई मुझे ये इस दवाई की आवश्यकता है, क्योंकि मेरी पत्नी बीमार है, मुझे इस दवाई की ज़रूरत है। तो वो जो मेडिकल वाला है, अब वो सोचता है कि इसकी पत्नी बीमार है, तो इसको इमरजेंसी है, ये खरीदेगा ही खरीदेगा। तो वो क्या करता है, अपनी दवाई के दाम जो है 10 गुना बढ़ा देता है। ₹200 की दवाई थी, डॉलर में वहाँ पे डॉलर चलता है, ये अमेरिका की कहानी थी। लेकिन हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की, तो पैसे ले लेते हैं, रुपए ले लेते हैं। ₹200 की दवाई थी, उसने बताया उसको ₹2000 कि ये दवाई अगर आपको चाहिए तो ₹2000 लगेंगे। उसने कहा कि ₹2000 तो मेरे पास नहीं है। और दूसरी बात ये थी कि वो दवाई जो है वो कहीं दूसरी शॉप पे मिल नहीं सकती थी, क्योंकि वो जो मेडिकल स्टोर वाला व्यक्ति था, वो खुद ही उस दवाई को बनाता था। वो उस अपने हाथों से बनाता था, कहीं और मिलेगी नहीं वो दवाई। वो सिर्फ़ उसी की दुकान पे मिल सकती थी। तो उसने जब उसको इतने ज़्यादा पैसे बताए, उसने कहा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, प्लीज़ मेरी मदद कर दो, आप मुझे ये दवाई दे दो। उसने बोला कि दवाई बिना पैसों के नहीं मिलेगी, अब चाहे आपकी बीवी मरे या जिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने मिन्नतें की, उसने उसको कहा कि सर एक काम करो अच्छा, कि आधे पैसे अभी ले लो, आधे मेरे को उधार कर दो आप, कि बाकी पैसे मैं आपको धीरे-धीरे चुका दूँगा, अभी मेरे पास नहीं। उसने कहा कि आपको कर्ज़ पे नहीं मिलेगी, उधार दवाई नहीं मिलेगी। अब क्या होता है, निराश होके वो घर आ जाता है। अब अपनी बीवी के पास बैठा है, बीवी मर जाएगी बिना दवाई के, तो करे क्या वो? अब सोच रहा है पैसे कहाँ से लाए, कैसे सब जगह उसने कोशिश की, अपने दोस्तों को भी फ़ोन लगाया कि भाई मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे थोड़े पैसे दे दो, बीवी बीमार है। आपको पता है ऐसे समय पे जो है लोग फ़ोन भी नहीं उठाते, फिर तो फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं ना, कि भाई पैसे पैसे यार पैसे तो नहीं है, भाई मेरा काम नहीं चल रहा वगैरह-वगैरह। उसको कहीं से भी पैसों का अरेंजमेंट नहीं हुआ, तो वो क्या करता है, वो रात को जाता है उस दुकान में, उस दुकान का ताला तोड़ता है, दवाई को वहाँ से चोरी करके ले आता है अपनी पत्नी के लिए। तो ये तो सिंपल सी कहानी है। अब यहाँ पे आगे क्या होगा? चोरी करने के बाद क्या होगा? उसको पुलिस पकड़ेगी, नहीं पकड़ेगी? उसकी पत्नी बचेगी या नहीं बचेगी? ज़िंदा रहेगी या नहीं रहेगी? इसके आगे की कहानी अभी होल्ड पे रखते हैं। इसके आगे की कहानी कोलबर्ग साहब ने बताई नहीं है। इसके आगे की कहानी मैं आपको बताऊँगा क्या थी, लेकिन अभी नहीं बताऊँगा। पहले बच्चों से डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ तक की कहानी बच्चों को सुनाई और बच्चों से सवाल किया कि अब आप हमें ये बताइए कि कोलबर्ग को दवाई जो चुरानी चाहिए थी या नहीं चुरानी चाहिए थी? यानी कि उस व्यक्ति ने, हिंज नामक व्यक्ति ने दवाई चुरा के सही किया या गलत किया? क्या किया? सही किया या गलत किया? दवाई चुराना अच्छी बात थी या बुरी बात थी? दवाई चुराने से फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? क्या होगा बताओ? अब ये सवाल किससे कर रहे हैं हम? ये सवाल कर रहे हैं हम छोटे-मोटे छोटे नन्हे-मुन्ने बच्चों से, है ना? तो बच्चे अपने-अपने ख़्यालात ज़ाहिर कर रहे हैं। अब बच्चों ने अपने-अपने जो है वहाँ पे अपने पर्सपेक्टिव रखे कि चाचा जी हम अगर कोलबर्ग दवाई वो सॉरी हिंज अगर दवाई चुराएगा तो उसको तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, है ना? तो इसका मतलब तो बुरी बात है, चोरी करना बुरी बात होती है। एक ने तो यही बोला कि चोरी करना बुरी बात होती है। दूसरे ने बोला कि चोरी करना बुरी बात हो या अच्छी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब उसको सज़ा हो जाएगी और वो जेल में चला जाएगा, वो अपनी पत्नी के साथ रह ही नहीं पाएगा। एक कह रहा है कि अगर दवाई नहीं चुराता तो उसकी पत्नी मर जाती, वो फिर ज़िंदगी भर अकेले रहता, तो इसलिए दवाई चुरा के उसने सही किया, कोई बुरी बात नहीं है। तो चूँकि ये बच्चे अलग-अलग उम्र के थे, इसलिए इनके जवाब भी अलग-अलग आए हैं। तो इस एज लेवल को देखते हुए जो कोलबर्ग हैं, उन्होंने इनको अलग-अलग कैटेगरी में डाल दिया कि इस उम्र का बच्चा इस तरह से चीज़ों को सोचता है। अगर 3 से 10 साल का बच्चा है, तो वो चीज़ें इस तरह से सोच रहा है, उसके जवाब ऐसे आए कि भैया हमें चोरी नहीं करनी चाहिए थी, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। बड़ा बच्चा था, वो ये कह रहा है कि चुरा लेनी चाहिए क्योंकि उसकी पत्नी को बचाना तो उन्होंने क्या किया, अब इसको उम्र के हिसाब से डाल दिया कि बच्चों के अब इसके चरण बना दिए कि इतनी उम्र का बच्चा ये बात बोलेगा और उसको इस चरण के नाम से जाना जाएगा। ये चरण यहाँ से बने हैं, अब वो चरण क्या है, उसके अंदर विशेषताएँ क्या हैं, अब वो पढ़ेंगे। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई है? अब बताओ या नहीं? यस लिख दो कमेंट में अगर यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई हैं। हाँ जी, थैंक यू सर, मेरा सीटेट क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को भाई, रिजल्ट आ चुका है। हाँ, ये बात आपकी है। रिजल्ट हमारा काफी अच्छा रहा है, बच्चे पास बहुत अच्छे से हुए हैं। वीडियो को लाइक तो करते रहो, कंजूसी क्यों करते हो? मैं आपको इतनी मेहनत से पढ़ाता हूँ, इतनी अच्छी अच्छी चीजें लाता हूँ, बढ़िया बढ़िया, फिर भी आप लाइक नहीं कर रहे हो। हाँ, जल्दी से एक बार कमेंट को नीचे करके सब लोग लाइक कर दो फटाफट से। 200 लाइक होने वाले हैं हमारे। चोरी करना बुरी बात है, नदी किनारे सांप है। हाँ, पहले वो बाद में करेंगे, पहले चरणों के हिसाब से समझते हैं। अब हमारी स्टार्ट होती है ये चरण। देखो, अवस्थाओं की अगर बात करेंगे तो 3 अवस्थाएं होती हैं कोलबर्ग के सिद्धांत में, और हर अवस्था में 2 चरण होते हैं। जैसे पहली अवस्था आपकी पूर्व पारंपरिक अवस्था, जो 3 साल से 10 साल तक चलती है ना? उसके बाद दूसरी अवस्था जो आती है आपकी, वो आती है आपकी परंपरागत अवस्था, जो 10 से 13 साल चलती है। और तीसरी अवस्था आती है परंपरागत अवस्था, जो 13 साल से लेके ऊपर की चलती है। और आप देखेंगे कि हर अवस्था में 2 चरण है। इसमें भी 2 चरण है, इसमें भी 2 चरण है। तो चरण यानी ये स्टेप्स की बात करेंगे तो 6 चरण है, अवस्थाएं आपकी 3 है। तो अभी अवस्थाओं को छोड़ देते हैं, चरणों पे चलते हैं, क्योंकि चरण समझना हमारे लिए ज्यादा, जो चरण है वो ज्यादा हमारे लिए, स्टेप्स जिसको कह रहे हैं, उससे ही आपके सवाल बनते हैं ज्यादा। और स्टेप्स के हिसाब से ही आपके ये सॉल्यूशन मिलेगा आपको कि कौन बच्चा कैसे सोचता है ना? अब देखो, चरण नंबर 1 पे आते हैं सबसे पहले। पहला चरण जो है उसका नाम है दंड और आज्ञापालन अभिविन्यास। इंग्लिश में कहते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जितने भी डिसीजन लेता है, जितने भी अपने काम करेगा, वो 2 कारणों से करता है। एक तो दंड से बचने के लिए, कि भाई मुझे मम्मी मारेगी, इसलिए मुझे जो है किचन में से जो है, फ्रिज में से चॉकलेट नहीं खानी, मुझे मम्मी मारेगी, ये डर है उसको, है ना? वो ये काम नहीं करेगा। या दूसरा काम, उससे अगर कोई पानी वानी जमीन पे गिर गया है तो उसको एकदम साफ करेगा, अरे मम्मी आ गई तो मुझे मारेगी, है ना? तो बच्चा जो भी काम कर रहा है वो दंड की वजह से कर रहा है। यहाँ पे बच्चे को वो काम करने में मजा कुछ नहीं आ रहा, उसकी इच्छा नहीं है भाई, उसको भूख लगी है, फ्रिज में आइसक्रीम रखी है, छोटा बच्चा है, कैसे रोकोगे उसको? उसको रोकने का कोई साधन नहीं है, वो सिर्फ इसलिए रुका हुआ है। अंदर से तो उसके आ रहा है ना कि यार कब खाऊं मैं, कब मिलेगी मुझे खाने को, लेकिन क्या है कि डर है, डर है कि सजा मिलेगी, यानी कि दंड की वजह से बच्चा रुका हुआ है। या फिर दूसरा चीज होती है आज्ञा पालन, कि मम्मी ने बोला है कि ये काम करना है, या टीचर ने, स्कूल टीचर ने बोला है कि होमवर्क करके ही आना है, इसलिए आज्ञा का पालन बच्चा कर रहा है, इसलिए वो काम कर रहा है बच्चा। तो यहाँ पे जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे इस स्टेज में, बच्चा डर की वजह से लेगा, सजा ना मिले उसको, या आज्ञा पालन की वजह से लेगा। पहले की तो ये विशेषता होगी आपकी, ठीक है? लिख भी दूं साथ में, अगर आप कहेंगे तो मैं लिखते भी चलूं। यहाँ पर ये आपका क्या है, डर होता है इसमें आपका। और इसमें क्या है, सजा से बचने के लिए बच्चा करता है, सजा से, सजा मिलेगी इसलिए करता है ना? तो ये चीजें रहेंगी इसमें आपकी। अब दूसरा चरण शुरू होता है आपका, चरण नंबर 2 आपका, जिसको हिंदी में कहते हैं यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास, या विनिमय सापेक्षिक अभिविन्यास। और दूसरा नाम है इसका व्यक्तिगत प्रतिफल अभिविन्यास। इसके नाम में चीजें छुपी हुई हैं। इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, देखो ध्यान से। यांत्रिक, यांत्रिक का मतलब होता है वस्तु। भाई वस्तु ही तो आपका यंत्र, यंत्र का मतलब होता है ना वस्तु, सामान, सामान साजो सामान, यानी कि वस्तु या सामान कह दो, है ना? भाई यही तो होता है आपका। विनिमय, विनिमय मतलब होता है लेन देन। विनिमय होता है आपका, मैंने आपको ये सामान दिया, मैंने दुकानदार को पैसे दिए, दुकानदार ने मुझे चॉकलेट दे दी, बात खत्म। ये होता है विनिमय, यानी कि लेना देना, जिसको खरीद फरोख्त कह सकते हैं। तो विनिमय का मतलब होता है लेना देना, ठीक है? क्या होता है? लेना देना। और व्यक्तिगत प्रतिफल, प्रतिफल का मतलब होता है रिजल्ट, यानी कि मुझे मिलेगा क्या, बदले में मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं कोई चीज आपको दूं तो मुझे क्या मिलेगा, है ना? प्रतिफल यानी कि जरूरत भी कह सकते हैं, कि व्यक्तिगत जरूरत आपकी, ठीक है? व्यक्तिगत जरूरत। तो अब इसमें बच्चा कैसे व्यवहार करता है, इसको समझो ध्यानपूर्वक। इसमें बच्चा सबसे ज्यादा खाने पीने की वस्तु, अगर यहाँ पे वस्तु या सामान आया है तो मोस्टली खाने पीने की होंगी। कुछ ही चीजें होती हैं जो दूसरे प्रकार की होती है, जो उसके डेली लाइफ में यूज होगी, या फिर खिलौने होंगे, क्योंकि ये उम्र ही ऐसी है बच्चे की भाई, 3 से 10 साल की, बच्चा खाने पीने पे ध्यान देता है और बाकी खेल के सामान पे, खिलौने वगैरह पे ध्यान देता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें लेन देन का मामला सबसे ज्यादा होता है। विनिमय नाम है ना इसका, यानी कि अगर मैंने आपको कुछ दिया है तो उसके बदले में आप मुझे कुछ दोगे तो नैतिक विकास कंप्लीट है, नहीं तो आप बुरे इंसान हो, फिर आप नैतिक विकास में अच्छे इंसान नहीं हो। मैंने आपको, अगर स्कूल में बच्चा है, मैंने आपको एक अपना पेंसिल दी आपको काम करने के लिए, आप मुझे अपना रेजर दे दो साफ करने के लिए, बदला, है ना? बच्चा खाना लेके आते हैं, जैसे टिफिन लेके जाते हैं स्कूल में। मान लीजिए मैं एक टिफिन लेके आया, मैं एक बच्चा हूँ, एक बच्चा टिफिन लेके आया, दूसरा बच्चा कुछ और टिफिन लाया, एक में भिंडी है, दूसरे में दाल चावल है।
तो ये कहेगा थोड़ी सी भिंडी मैं तुझे दे देता हूँ, तू अपने टिफिन में से थोड़े से दाल चावल मुझे खिला दे। क्या है? लेन देन। अगर वो मना करते कि मैं तो अपने दाल चावल तुझे नहीं दूंगा, तो ये बच्चा बोलेगा मैं भिंडी भी नहीं दूंगा, तू भाड़ में जा फिर। जब तक बदले में कुछ नहीं मिलेगा तब तक बच्चा कुछ नहीं देगा। तो इस एज में या इस स्टेज में, इस चरण में बच्चे को जब तक बदले में कुछ नहीं मिलेगा तब तक आपको कुछ नहीं देगा। ये होता है आपका इसमें, आपका यांत्रिक विनिमय अभिविन्यास में। अब देखो इसमें, देखो ये फोटोज मैंने लगाए हैं, इनके हिसाब से समझो बात को। देखो इसमें क्या है, इस वाले चित्र में अगर आप देखोगे, यहाँ इस बच्ची के पास में जो है खाने की चीज है, इस बच्ची के पास में खाने की चीज है। इसका भाई इससे मांग रहा है, भाई मेरे को भी थोड़ी सी खाने को दे दो, मुझे भी भूख लगी है ना, मांगते हैं चिज्जी दे दे मुझे। तो ये मना कर रही है। क्यों मना कर रही है? क्योंकि इसको पक्का पता है जब इसके पास कुछ है ही नहीं तो ये मुझे देगा क्या? है ना? भाई उसको साफ दिख रहा है इसके पास कुछ नहीं है, मेरे पास प्लेट भरी हुई है। मैंने अगर इसको दे भी दिया तो मुझे क्या मिलेगा? इसके पास तो कुछ है ही नहीं। देखो, इसके पास कुछ है ही नहीं तो वो मना कर रही है। यहाँ पे कंडीशन में क्या है इस वाली में, कि यहाँ पे इसके पास भी खाने को है, इसके पास भी खाने को है। अब ये इसको खिलाएगी तो इसको पता है भाई उसके पास भी चीज है, वो मुझे खिला देगी। यानी कि आदान प्रदान पूरा हो गया, लेन देन पूरा हो गया। लेन देन पूरा हो गया, कहानी आपकी पूरी हो जाती है। अब देखो भाई, ये वीडियो कैसे चलेगी? ये एक वीडियो है, क्यों नहीं चल रही है? अच्छा, मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए नहीं चल रही है ना? अब चलेगी? ये क्यों नहीं चल रही है भाई? ये एक वीडियो थी, ये वीडियो लगी हुई है, ये चल क्यों नहीं रही? अच्छा अब चलिए, देखो। अब देखो ध्यान से। देखो इसने इसको वो दिया, बिस्किट दिया ना इस बच्ची को, किसी ने। तो उसने बदले में क्या दिया? अपनी बोतल दे दिया। अब उसमें दूध दूध है या जूस है, जो भी है। देखो इसमें आपका क्या दिखा हमें साफ सुथरा, कि बच्ची को अगर आप कुछ दे रहे हैं, है ना, बच्ची को अगर आप कुछ दे रहे हैं तो वो बदले में आपको अपना सामान दे देती है, क्योंकि उसको यही आता है। यही उसका नैतिक विकास है इस चरण में। इस एज में उसका नैतिक विकास इतना ही है कि भाई कोई मुझे कोई चीज देगा तो मैं बदले में उसको अपनी चीज दूं, है ना। इसको ही नैतिक विकास माना जाता है इस उम्र में। तो ये आपको यहां तक की बात समझ में आ गई। दूसरा चरण होता है आपका यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे मैं एक बार आपकी कमेंट चेक कर लूँ यार, बहुत देर से कमेंट नहीं देखी, कभी कुछ पूछ रहे हो आप और मैं आगे ही बढ़ते चले जाऊं, है ना। बदले की भावना लेना देना होता है। अरे बदले की भावना नहीं, बदला तो वो हो गया ना कि मारना चाह रहे हैं आप उसको, किसी ने आप, वो नहीं है, ये बदला नहीं है, लेन देन अलग चीज होता है। हम्म। ठीक है, सही चल रहा है आपका। यस लिख दो यार एक बार कमेंट में, अगर आपको बातें मेरी अच्छी समझ में आ रही है, क्लास अच्छी लग रही है, तो यस लिख दो ताकि मुझे पता चलता रहे। अब देखो चरण नंबर 3 आता है आपका, जिसका नाम है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। मैं लास्ट में ना आपको ये ट्रिक बता दूंगा कि किस तरह से आपको सारी चीज याद करनी है। मैं आपको याद करवा के भेजूंगा आज क्लास से आप बिना याद करे नहीं जाएंगे। ये सिर्फ आपको, ये बाद में नहीं याद करना, आपको अभी मैं क्लास के अंदर ही आपको याद करवा के भेजूंगा कि कौन से चरण में क्या विशेषता होती है, क्या आपका जो है कौन से गुण होते हैं, वो सारी चीजें। तीसरे नंबर पे आता है आपका गुड बॉय गुड गर्ल। इसमें क्या होता है, इसके नाम से जैसे आपको पता चल रहा है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। इसमें लड़का हो या लड़की हो, जो भी बच्चा है, वो अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करता है दूसरों के सामने, कि दूसरे लोग मुझे अच्छा समझे, ऐसे मैं काम करूं। यानी कि जैसे घर पे कोई आई है, मौसी चाची जो भी आई है आपकी, तो एकदम क्या करता है बच्चा, पानी लेके आता है, उनके पैर छूता है ना, खाने को भी पूछता है। उसको कोई फर्क नहीं है कि मैं उसकी सेवा करूं, वो अंदर वाला भाव नहीं है। सिर्फ उसके लिए नैतिक विकास वही है कि मैं अगर ऐसे करूंगा तो मेरी चाची या फूफा या जो भी वो आए हैं, वो मुझे अच्छा समझेंगे कि देखो कितना अच्छा बच्चा है। और वो बोल भी देते हैं, अरे कितना प्यारा बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है, देखो कितना अच्छे से पानी लेके आया है ना, नमस्ते कर रहा है हमें। तो ये क्या है कि इसमें जो भी काम बच्चा करता है वो दूसरों की खुशी के लिए करता है। यानी कि दूसरे उससे क्या उम्मीद करते हैं, उसको पूरी करने की कोशिश करता है, वो दूसरे की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करता है। ठीक है, दूसरों की इच्छाओं को या अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करता है बच्चा इसमें, अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करता है। ठीक है, और अच्छा बनने की कोशिश करता है, सीधी बात है, अच्छा बनने की कोशिश करता है। यानी कि दूसरों की नजर में अच्छा बनने की कोशिश इसमें बच्चा करता है, अब जो भी काम करेगा। अब फिर आता है आपका यहाँ पर चौथे नंबर का चरण, जिसको कहते हैं कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। अब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा हो गया, 10 से 13 के बीच में है बच्चा, ये याद रखना। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, इसका दूसरा नाम है सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास। जैसा कि आपको इसके नाम से समझ में आ रहा है, लो एंड ऑर्डर।
इसमें बच्चे का नैतिक विकास या बच्चे का डिसीजन जो होता है वो ये होता है कि समाज में सभी को कानून का पालन करना चाहिए, चाहे वो सामाजिक नियम हो, चाहे वो हमारे संविधान वाले हो, किसी भी प्रकार के जो कानून बना हुआ है, जो नियम बने हुए हैं, वो समाज की भलाई के लिए हैं। तो हमें समाज की भलाई के लिए सभी को सभी को क्या करना चाहिए? कानून का पालन करना चाहिए, है ना? बच्चा समझता है कि सभी को कानून का पालन करना चाहिए, कानून या नियम, ताकि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। तो इसमें क्या होता है, कानून या नियम का पालन करने पर जोर देता है बच्चा कि पूरे समाज में अब चाहे नुकसान हो रहा है, फायदा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इस अवस्था में बच्चा ये कहता है चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चोरी करना गलत होता है, दंडनीय अपराध है, कानूनी अपराध है ना? कानून है ना कि चोरी करना नहीं चाहिए आपको। अगर आप चोरी करेंगे तो आप क्या माने जाएंगे? अपराधी माने जाएंगे। इसलिए आपको नहीं करनी है चोरी। तो आपको ये सभी के लिए है। अब चाहे आपकी बीवी मर जाए, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपका कोई नुकसान हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसका कहना ये है कि भैया सभी लोग सामाजिक नियम का पालन करो, चाहे स्थिति, आपकी परिस्थिति कोई भी परिस्थिति हो, आपको नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। इसी से हमारा समाज सुचारू रूप से चलता है, वरना अगर लोग जो है अपने खुद के फ़ायदे के लिए अगर कानून तोड़ते जाएँगे, तो हमारी सामाजिक व्यवस्था भंग हो जाएगी। तो ये मानना होता है इस चरण में बच्चे का। अब आपको चौथा चरण पता चल गया, अब नेक्स्ट पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका चौथा चरण, सॉरी पांचवा चरण, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। दूसरा है आपका सामाजिक अधिकारिता अभिविन्यास, मतलब इसका दूसरा नाम है अधिकारिता। अब इसमें एक शब्द आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध। अनुबंध को ही इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इस शब्द से ही इसका पूरा नियम आपको समझ में आ जाएगा। कैसे आएगा समझो। जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें दो पार्टी होती हैं। जैसे कि मान लीजिए आप जमीन खरीदते हैं तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका। एक पार्टी बेचने वाली, एक पार्टी लेने वाली, उनके बीच में लिखित पढ़त होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका। आप कहीं रेंट पे रहने जाते हैं, मान लीजिए आप शहर में स्कूल मतलब कहीं कोचिंग वोचिंग पढ़ने आए हैं, तो वहाँ पे आप रेंट पे रूम लेते हैं, तो आपका जो मकान मालिक होता है और आप होते हैं, आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि भाई आप उस पे लिखते हैं कि 2 कमरे हैं और इत वाले फ्लोर पे हैं, उसमें एक बाथरूम है, ये चीज़ें हैं, ये हम आपके हवाले करते हैं और आप पर मंथ हमें इतने रुपए देंगे, है ना? और वो एक टाइम लिमिट के लिए कि 11 महीने के लिए आप ही रह सकते हैं, और उसमें कानून में नियम भी लिख दिए जाते हैं कि इसमें आपके अधिकार क्या रहेंगे, हमारे क्या रहेंगे। आपके अधिकार ये है कि आप इसका यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं, और आपका अधिकार है कि आप इसको जैसे भी मॉडिफ़ाई करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें तोड़-फोड़ नहीं कर सकते, ये आपका अधिकार नहीं है। आप इस पे कील नहीं ठोकेंगे बहुत ज़्यादा, दीवार पे पेंट आप अपनी मर्ज़ी से नहीं कराएँगे, हमसे पूछ के कराएँगे, आपको ये अधिकार नहीं है। तोड़-फोड़ करने का आपको अधिकार नहीं है। तो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो बात होती है आपकी किसकी? अधिकारों की, यानी कि व्यक्तिगत अधिकार की बात होती है, ठीक है? अब व्यक्तिगत अधिकार दोनों ही पार्टीज़ के होते हैं, उसके भी और मेरे भी। तो इसी बात से समझ जाओ, अब जब आप समाज में रहना स्टार्ट आप कर रहे हैं, तो समाज के साथ आपके अधिकार होते हैं कि समाज में अगर मैं रह रहा हूँ, तो मेरा पर्सनल मेरा अधिकार क्या होगा, है ना? भाई मेरा भी तो कुछ अधिकार है ना कि मैं समाज में रहता हूँ, तो मेरे को ऐसा नहीं कि कोई बाकी लोग मेरे से बात ही नहीं कर रहे। मैं दुकान से सामान खरीदने जा रहा हूँ, वो कह रहा है तू हमारी समाज का है नहीं, तू निकल, तेरे को सामान नहीं मिलेगा। भाई मेरे को अधिकार चाहिए ना अपने समाज में रहने का। तो इसमें व्यक्ति या बच्चा जो है वो व्यक्तिगत अधिकार की बात करता है, और वो सिर्फ अपनी नहीं, वो कहता है समाज में जो लोग भी हैं सभी को उनका पर्सनल अधिकार मिलना चाहिए, उन सभी को उनका व्यक्तिगत अधिकार मिलना चाहिए। अब यहाँ पे क्या आता है कि अब परिस्थिति चाहे कोई भी हो, आप अधिकारों की बात करते हैं या व्यक्तिगत एक चीज़ और आती है इसमें, परिणाम। परिणाम भी आता है इसमें। जैसे एक तो व्यक्तिगत अधिकार आ गया, व्यक्तिगत अधिकार के अंदर ही आता है आपका परिणाम, कि अगर किसी चीज़ का परिणाम आपका अच्छा है या बुरा है, ये चीज़ भी इसके अंदर ही आती है आपकी, कि जो आप काम करने जा रहे हैं, जो एक्शन आप लेंगे, जो भी आपका नैतिक कार्य है, उसका परिणाम क्या होगा? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल समझो, एग्ज़ाम्पल से बात समझ में आती है। आप क्या कर रहे हैं, एक एम्बुलेंस लेके जा रहे हैं, उसमें आपके फैमिली मेंबर है, कोई बीमार है और आपको हॉस्पिटल पहुँचना है। अब आपके सामने रोड पे क्या है? रेड सिग्नल आता है ना? तो आप क्या करते हैं? आपको रुकना पड़ेगा वहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे आप डिसीज़न ये लेते हैं कि अगर हमने गाड़ी को रोका, तो व्यक्ति पीछे बीमार है, वो मर भी सकता है। क्योंकि हम अगर ऐसे रोक-रोक के जाएँगे, तो हम लेट पहुँचेंगे हॉस्पिटल, उसका इलाज नहीं होगा, मर जाएगा। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि भैया उसकी जान अगर आपको बचानी है, तो आप सिग्नल तोड़ दो, रेड लाइट तोड़ दो और उसको जंप करके आप जा सकते हैं। तो जब भी ऐसा कभी होता है, एम्बुलेंस में अगर इस प्रकार का व्यक्ति होता है,
कि वो क्रिटिकल कंडीशन में मरने वाला, तो एम्बुलेंस आपकी रेड लाइट को तोड़ देती है, या आपने जनरली देखा होगा, है ना? एम्बुलेंस को रास्ता दे दिया जाता है कि रेड लाइट है, तब भी आप रेड लाइट को तोड़ करके हॉस्पिटल पहुंच जाएं। क्यों? क्योंकि उसका परिणाम एक तो अच्छा है। इसका जो परिणाम होगा वो अच्छा होगा कि आपका व्यक्ति जो है वो बच जाएगा। दूसरी चीज, उस व्यक्ति का अधिकार है जीवित रहना, कि उसकी जान बचे, ये उसका अधिकार है। तो यहाँ दोनों ही चीजें आती हैं। एक तो व्यक्ति अपने अधिकार की बात करता है, दूसरी बात करता है कि अगर किसी काम का परिणाम अच्छा है, अगर काम का परिणाम अच्छा है लेकिन वो काम गलत है, तो उस काम को कर दो। जैसे कहते हैं ना, अगर झूठ बोलने से किसी का फायदा हो तो झूठ बोल देना चाहिए। अगर झूठ बोलने से किसी का भला हो रहा है तो बोल दो। हालांकि झूठ बोलना गलत काम है, लेकिन उसका परिणाम अच्छा हो रहा है तो बोल दो। तो वही सेम चीज है, अगर किसी काम का परिणाम अच्छा हो रहा है तो आप उस काम को कर सकते हैं, भले ही वो जो है कानूनी तौर से गलत काम हो। तो ये आपका पांचवें चरण में पहुंचने के बाद है। लेकिन अगर आप चौथे चरण में होते तो आप क्या कहते हैं, नहीं नहीं, परिमाण परिणाम से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई मरे जिए, किसी का फायदा हो नुकसान हो, कोई नहीं, नियम मान्य है, नियम सर्वोपरि है। अगर आप चौथे चरण में होते, लेकिन आप थोड़े से बड़े हो गए, पांचवें चरण में आ गए, तो अब आपको ये समझदारी आ गई कि भाई उसका परिणाम भी हमें देखना है। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई हैं क्लियरली? अगर समझ में आ रही हैं तो यस लिखते रहो कमेंट में। अच्छा मुझे बताओ कि आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? बिल्कुल बातें समझ में आ रही है ना? यस लिख दो कमेंट में जल्दी से। बढ़िया बढ़िया। चलो 300 लाइक्स होने वाले हैं, केवल 4-5 लाइक बच रहे हैं, एक बार सब लोग लाइक कर दो। कमेंट को नीचे करके वीडियो लाइक कर दो। आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, देखो अभी से क्लास स्टार्ट की है, पूरी मेहनत करूंगा आपके साथ में, सारा सीटेट भी आपका पास करवाऊंगा। तो इसलिए मेरे को चाहिए होता है थोड़ा सा मोटिवेशन आप लोगों की तरफ से, वो मिलता है आपके रिएक्शन से। आपका रिएक्शन मिलता है लाइक पे, वरना तो कोई रिएक्शन आपका मुझे पता नहीं चलता, आप सामने तो बैठे नहीं हो। तो लाइक कर दिया करो, मेरे को भी थोड़ी सपोर्ट हो जाएगी, मुझे भी अच्छा लगेगा। देखो यहाँ पांचवा चरण हो गया, अब आता है आपका छठा चरण। छठा का चरण का नाम है सार्वभौमिक नैतिक विकास सिद्धांत, और इंग्लिश में यूनिवर्सल एथिकल ओरिएंटेशन। जब इसमें सार्वभौमिक जुड़ चुका है, तो अब क्या होता है, इसमें बच्चा सबके बारे में सोचने लगता है। ठीक है, सबके बारे में सोचने लगता है कि सभी का भला होना चाहिए। क्या करता है वो? सभी का भला होना चाहिए, ऐसा बच्चा सोचने लगता है, सभी का भला हो जाए। और क्या करता है बच्चा इसमें, इसको हम कह सकते हैं कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत को समाज कल्याण की भावना इसमें आ जाती है बच्चे के अंदर। क्या आ जाती है? समाज कल्याण की भावना आ जाती है, कि बच्चा जो है वो ये सोचने लगता है कि समाज का कल्याण कैसे हो। अब चाहे नियम कानून कुछ भी हैं आपके, यहाँ पे यहाँ तक कि आपका आ जाता है डिसीजन, कि जो काम आप करने जा रहे हो उसमें आप अपने खुद का डिसीजन लो। आप अपने दिमाग से, अपने विवेक से, खुद के विवेक से खुद का डिसीजन, है ना, यानी कि खुद का निर्णय इसमें बच्चा लेने लगता है। और उसका मानना ये होता है कि भाई अगर आपका कोई कानून या कोई परंपरा जो आपकी चली आ रही है, वो परंपरा अगर समाज के लिए हानिकारक है, तो उस परंपरा को खत्म करो, नहीं मानना उसको। जैसे कि सती प्रथा चली आ रही थी पुराने जमाने में, वो क्या थी? गलत थी समाज के लिए, तो उसको हटवाओ, खत्म करो। ऐसी परंपरा का हमें नहीं चाहिए जिससे समाज को दुख पहुंच रहा है या बुराई आपकी उत्पन्न हो रही है ना। तो इसमें बच्चा यही सोचने लगता है कि अब समाज का फायदा होना चाहिए, पूरा समाज खुश रह के और उसका कल्याण हो, ऐसे डिसीजन हमें खुद लेने हैं। हमें बिल्कुल ही आंख बंद करके भरोसा नहीं करना कि सारे कानून अच्छे ही होंगे और जो मिनिस्टर ने या किसी ने बोल दिया तो वो सही ही होगा, ऐसा नहीं करना। अब मिनिस्टर ने किसान कानून लागू कर दिया तो किसान के लिए नुकसानदायक है। किसान आके बोलेंगे ना कि भाई हमें नहीं चाहिए ये कानून, हमारे समाज के लिए नुकसानदायक है। ऐसा आपने प्रैक्टिकली देखा है, ऐसा होता है। तो इस अवस्था में यही होगा कि बच्चा या बड़ा जो भी व्यक्ति है, वो आपका अब यहाँ से बड़ा ही हो जाएगा बच्चा, तो वो खुद के निर्णय की बात करेगा और समाज कल्याण की भावना की बात करेगा। अब देखो यहाँ पे आपकी इसी प्रकार से ये अवस्थाएं दी गई हैं आपकी। पहली अवस्था क्या है? पूर्व परंपरागत। परंपरा का मतलब होता है आपके सामाजिक नियम। परंपरा का मतलब होता है आपके सामाजिक नियम। भाई जो इसे तो कहते हैं आपकी ये परंपरा, आदर, निष्ठा और सम्मान, है ना, अमिताभ बच्चन का डायलॉग है एकदम भारी भरकम सा, वो मुझे पूरा याद नहीं रहा, है ना। तो वो एक परंपरा। तो इस एज में जब बच्चा होता है 3 से 10 साल में, तो उसको सामाजिक जीवन का ज्यादा नॉलेज नहीं होती, सामाजिकता के बारे में पता नहीं होता, क्या परंपराएं, क्या सामाजिकता। वो जो काम करता है वो सिर्फ माता पिता के डर से, टीचर के डर से, उनकी आज्ञा से, या लालच में, बस इसीलिए काम करता है बच्चा। बाकी उसको नहीं पता कि समाज में कैसे रहता है। तो इसलिए इसको कहते हैं पूर्व परंपरागत। परंपरा से पहले की बात है ये। यहाँ बच्चे को परंपराओं का ज्ञान नहीं है, तो इसलिए इसको रख दिया हमने पूर्व, प्री एथिकल स्टेज, आई थिंक इसको इंग्लिश में कहेंगे प्री एथिकल। ठीक है, या प्री कन्वेंशनल बोल देंगे इसको, प्री कन्वेंशनल स्टेज इसको हम बोलेंगे।
इसको बोलेंगे कन्वेंशनल स्टेज, परंपरागत। इसमें देखो, परंपरा मतलब जो सामाजिक नियम है आपके, उसके बारे में बच्चा जानने लगता है, तो इसलिए वो अच्छा बनने की कोशिश करता है समाज में, इसलिए वो कानून और व्यवस्था को मानने की बात कर रहा है ना? फिर उसके बाद में जब बच्चा तीसरे चरण में अवस्था में पहुंचा, स्टेज में 13 साल से बड़ा हो गया, ये होती है परापरंपरागत। अब बच्चा जो हमारे रीति रिवाज है, जो समाज में चल रहे हैं, कानून मानून जो भी चीजें चल रही हैं, उससे ऊपर उठ के बच्चा सोचने लगा कि भाई अगर किसी का फायदा हो रहा है, समाज का कल्याण हो रहा है, तो भाई ये सामाजिक नियम क्यों माने, इसको बदल दो ना। अगर ये कानून हमारे तरक्की में, समाज की तरक्की में नुकसान पहुंचा रहा है, इस कानून को छोड़ो, नया कानून लाओ, अपनी मर्जी से बनाएंगे, अब नई चीज करेंगे। तो यहाँ बच्चा समाज से ऊपर आ गया, परंपराओं से ऊपर आ गया, इसलिए कहा है इसको परापरंपरागत, है ना? पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज इसको बोल देंगे। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई है भाई, यहाँ तक की, है ना? हाँ जी। 97, आज तो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, मेरा क्लियर हो गया। मदीना, वाह बहुत बढ़िया, 97 नंबर, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, अब ये आपको ये तो पता चल गया कि आपकी ये कौन कौन सी स्टेज में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, ये आपको पता चल गया कौन सी गुण है। इनको याद कैसे रखोगे? अब याद करने की ट्रिक याद करवाता हूँ आपको, है ना? 2 सेकंड में आप याद हो जाएगी आपको, देखो। सीडीपी में यही क्लास करनी होगी सेकंड पेपर के लिए, हाँ। सेकंड पेपर को भी, फर्स्ट को भी, दोनों को यही क्लास करनी है। दोनों को यही क्लास करनी है, बहुत बढ़िया। क्योंकि सीडीपी आपकी कॉमन है, बिल्कुल कॉमन सब्जेक्ट है। अब इसको याद कैसे रखेंगे वो बताता हूँ, देखो। ये है आपके 6 के 6 चरण। कैसे याद रखोगे ये बताता हूँ आपको, समझ रहे हो? देखो, अभी क्या था आपका, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक कहानी हमने अभी पढ़ी हिंज की, तो हमने उसको बीच में छोड़ी थी। मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको कहानी को अंत में पूरा करूंगा। सोलबर्ग जी ने यहाँ तक की कहानी बता दी थी कि जो हिंज है, उसने दवाई की चोरी कर ली अपनी बीवी को बचाने के लिए। उसके आगे की कहानी नहीं पता ना? मैं बताता हूँ उसके आगे की कहानी। उसके आगे की कहानी ये होती है कि हिंज जो है, उसको हो जाती है जेल। वो, उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, उसको सजा मिल जाती है। क्या मिल जाती है उसको? उसको मिलती है सजा। ठीक है, सजा मिली उसको। पहले नंबर पे उसको सजा मिली। फिर उसके बाद में क्या होता है? अब सजा मिलने के बाद वो जो है जेल चला जाता है। जेल में क्या होता है, 3 साल की सजा है उसको, और 3 साल के बाद छूट करके वो वापस आता है। जब वो वापस आता है, तो एक सिंपल सा लॉजिक है, आप सबने देखा होगा मूवीज वगैरह में, कि जब कोई व्यक्ति जेल जाता है तो उसका जो भी सामान होता है वो जेलर जमा कर लेता है अपने यहाँ पे, अपने पास। और जब वो छूटता है वहां से, जेल से, तो उसको वो सामान वापस कर दिया जाता है। तो हिंज ने क्या किया? हिंज ने वो सामान वापस लिया और फिर जेल से बाहर आ गया। तो क्या किया उसने? हिंज ने सामान लिया, ठीक है। क्या इस पे स्क्रीन पे कुछ बैठा है, मच्छर वच्छर? सामान लिया, ठीक है। पहले उसको सजा मिली, जेल गया, जेल से आने के बाद उसने अपना सामान उठाया और वापस आ गया। अब वापस आने के बाद जो है भाई, जब जेल में व्यक्ति जाता है तो फिर अब अच्छा बन गया वो भी। मतलब अच्छा क्या, उस अच्छा ही था, बस उसको क्या करा, वो जेल में गया था तो बाद में क्या हुआ, वो जब वहां से निकलता है, कोई भी जेल से बाहर व्यक्ति निकलता है तो अच्छा बन के निकलता है। इसलिए वो भी क्या बन गया आपका? अच्छा बन गया, ठीक है। व्यक्ति जो है वो, हिंज नामक व्यक्ति आपका अच्छा बन गया जब वापस आया। और अच्छा बनने के बाद क्या करेगा, वो समाज में रहने लगा। क्या करा उसने? समाज में रहने लगा, ठीक है। समाज में रहा, कानून को मानकर, है ना? कानून को मानकर जो है, कानून का पालन करके कह सकते हैं हम। कानून का पालन करके वो समाज में रहने लगा, ठीक है। पहले उसको सजा मिली, उसके बाद में जेल गया, जेल से अपना सामान वापस लिया, वहां से वापस आया और अब अच्छा इंसान बन चुका है। अब वो समाज में रहने लगा फिर से, समाज में रहा कानून के हिसाब से। अब क्योंकि भैया दोबारा जेल थोड़ी जाना है, अब एक बार तो कानून तोड़ा तो जेल गया, अब दोबारा तो नहीं जाना, उसको नहीं जाना। तो उसने क्या किया, वो समाज में कानून के हिसाब से रह रहा है कि अब मैं कानून मान के रहूंगा। जब वो कानून मानने लगा और अच्छा इंसान बन चुका है और सोसाइटी में आ गया, उसने कहा कि मेरे को व्यक्तिगत अधिकार चाहिए। भाई वो भी तो कहेगा कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे अधिकार दो। क्योंकि अगर आप आसपास के लोग उससे कहेंगे ये तो जेल में गया था, ये तो कैदी है, इसको तो भैया आसपास भी मत आने देना, बच्चे उसके पास जा नहीं रहे, कोई उसके साथ बात नहीं कर रहा, है ना? हुक्का पानी उसका बंद कर दिया, कोई दुकान से उसको सामान नहीं दे रहा, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। भाई व्यक्ति अब अकेले तो नहीं रह सकता ऐसे कुड़ कुड़ के, है ना? तो उसने कहा समाज में लोगों से मुझे व्यक्तिगत अधिकार चाहिए। भाई मैं अब अच्छा इंसान बन चुका हूँ, जो सजा मिली थी वो काट ली, तो अब मेरे को अधिकार तो दे दो। तो अब उसने क्या किया, उसने मांगा आपका व्यक्तिगत अधिकार, ठीक है। व्यक्तिगत अधिकार मांगा उसने।
व्यक्तिगत अधिकार मांगने के बाद इस पे मैं चाहूँ तो नंबर भी डालते रहो आप, है ना। व्यक्तिगत अधिकार मांगे, वो मिल गए उसको समाज में। अब व्यक्ति अच्छा बन चुका है, व्यक्तिगत अधिकार मिल चुके हैं, अब जीवन में उसके और कोई पर्पस बचा नहीं है। उसने सोचा जो बाकी का जीवन है वो मैं समाज कल्याण में लगाऊंगा, जो मेरा कॉलोनी है, जो मेरा गांव है, देश है, उसकी ही फायदे के लिए मैं बाकी जीवन जीऊंगा। जो भी काम करने हैं समाज सेवा में करूंगा, क्योंकि मेरे जीवन में अब कुछ बचा नहीं है, तो समाज कल्याण में मैं अपना जीवन लगाऊंगा। तो फिर लास्ट में क्या करा उसने? समाज कल्याण। क्या कहा उसने? समाज कल्याण। अब ये कहानी आपको समझ में आ गई है हिंज के आगे तक की? अगर कहानी समझ में आ गई है तो बेटा पूरा सिद्धांत आपको याद हो चुका है। कैसे? नंबर एक, सजा मिली। नंबर एक चरण है आपका दंड और आज्ञा पालन। दंड और आज्ञा पालन में क्या होता है आपका? बच्चा सजा से बचने के लिए ही सारे काम करता है। आज्ञा पालन से करेगा या सजा से बचने के लिए करेगा। दूसरी चीज, यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास में हम क्या बात कर रहे थे? लेन देन होता है। और किस चीज का होता है लेन देन? सामान का। लेन देन होता है लेकिन किस चीज का होता है? सामान का होता है, ठीक। सेकंड नंबर पे। तीसरा चरण क्या है हमारा? अच्छा लड़का अच्छी लड़की। कोशिश करता है बच्चा अच्छा बनने की। क्या करता है? अच्छा बनने की कोशिश करता है। चौथा चरण है कानून और व्यवस्था विन्यास। क्या करता है बच्चा? सभी को कानून का पालन करना चाहिए। कर दिया उसने, कानून का पालन, समाज में रह रहा है, कानून के हिसाब से रह रहा है। पांचवा नंबर, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या करता है? व्यक्तिगत अधिकार मांगता है बच्चा, लो मांग लिया उसने भी व्यक्तिगत अधिकार। छठा चरण है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। बच्चा क्या करता है? समाज कल्याण की भावना आ जाती है, समाज के बारे में सोचता है, लो इसने भी सोच लिया। खेल खत्म, पैसा हजम। बताओ मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? बस आपको कहानी याद रखनी है। पहली अवस्था ये याद रख लो, हिंज को सजा मिली, उसने सामान लिया, अच्छा बन गया, समाज में रहने लगा, व्यक्तिगत अधिकार मांगा, समाज कल्याण की भावना उसके अंदर आ गई। चरण आपके एकदम स्टेप बाय स्टेप एक एक नंबर मिल जाता है। पहला ही है आपका दंड और आज्ञा पालन। वहां पे बच्चे को क्या मिल रहा है? सजा। यानी कि सजा से बचने के लिए या आज्ञा पालन की वजह से वो काम कर रहा है। दूसरा यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास, वस्तु का लेन देन, सामान का। सामान का लेन देन होगा। लालच बच्चे के अंदर इसमें भी रहता है आपका, इसमें क्योंकि बच्चे को क्या है? लालच है कि मैं आपको ये चीज दे रहा हूँ, मुझे भी मिलनी चाहिए। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, मम्मी ने बोला जल्दी जल्दी पढ़ाई खत्म करो उसके बाद में चॉकलेट मिलेगी, तो बच्चा क्या करता है? पढ़ाई करता है लालच में कि मुझे चॉकलेट मिलेगी। लेन देन है लेकिन लालच वाला ही है। तीसरे नंबर पे, अरे यार, ये ना मच्छर मक्खी बैठ जाते हैं बोर्ड पे, अपने आप इसको चलाने लग जाते हैं। देखो, ये फिर आ गई मक्खी, ये फिर आ गई। हाँ, फिर उसके बाद में आपका अच्छा लड़का अच्छी लड़की, उसमें तो अच्छा ही बनेगा, दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेगा, दूसरों की अपेक्षाओं के बारे में सोचेगा, ठीक है। उसके बाद में आपका चौथे नंबर पे कानून व्यवस्था, तो समाज में बच्चा कहता है कि सभी को कानून का पालन करना चाहिए। पांचवें चरण पे अनुबंधन आ जाता है, बच्चा व्यक्तिगत अधिकार मांगता है और अच्छा बड़ा परिणाम देखता है कि अगर किसी काम का परिणाम अच्छा है तो उस काम को कर देना चाहिए। छठे चरण पे सार्वभौमिक नैतिक समाज कल्याण की भावना आ जाती है। बात खत्म हो गई आपकी। अब बताओ इसमें कुछ बचा है आपको याद करने के लिए? जी। सर मैं लालची नहीं था, पर उसके बाद मैं लालची हो गया। किसके बाद लालची हो गया आप बताओ? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे अब याद आया, फिल्म का, आशिकी फिल्म का डायलॉग मार रहे हो बेटा। हाँ हाँ, वो कहता है ना कि मुझे जीने का लालच नहीं है। हाँ, मुझे जीने का कोई लालच नहीं है, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मैं लालची हो गया हूँ। है ना, ऐसा ही कुछ था, अगर मुझे ठीक से याद है तो। जी। चलो, अब ये आपको याद हो चुका है और अब हम बात करेंगे इसके प्रश्नों की। पहले इसके अब कुछ प्रश्न मैं आपको देता हूँ, वो प्रश्न आप सॉल्व करेंगे कि आपको समझ में आई है बात या नहीं आई है। और उससे पहले सब लोग वीडियो को लाइक करो जल्दी से, 400 लाइक होने वाले हैं। जल्दी से एक बार कमेंट को नीचे करके वीडियो लाइक करो सब लोग। 4-5 लाइक बच रहे 400 होने में, जल्दी पूरे कर दो फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम्म। एक बार मेरा भी मैसेज देखिए स्वीटी कुमारी। अभी देखते हैं, पहले ये क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद सारी बातें ही करेंगे फिर उसके बाद। देखो प्रश्न है आपका यहाँ पर, अमरजीत नियमों को स्थिर मानता है और इस बात की अनुशंसा करती है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए, चाहे उनके व्यक्तिगत स्थिति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो। लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार अमरजीत इस समय किस अवस्था में है?
आज्ञाकारिता और दंड, दूसरा है यांत्रिक उद्देश्य, तीसरा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, चौथा है कानून और व्यवस्था। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ओबीडियंस, पनिशमेंट, इंस्ट्रूमेंटल या गुड बॉय गुड गर्ल, लॉ एंड ऑर्डर, बताओ कौन सा है बच्चा। फटाफट से लिखो अपना आंसर। हम्म। देखो तो यहाँ पे साफ सुथरा दिख रहा है, नियमों को स्थिर मान रहा है और कह रहा है कि सभी को इन नियमों का अनुसरण करना चाहिए, सभी को इन नियमों का पालन करना चाहिए। तो सीधी बात है, कानून और व्यवस्था। चौथे चरण में बच्चा कहता है कि सभी को कानून का पालन करना चाहिए, फोर्थ स्टेज आपका। ठीक है, आगे देखते हैं। लॉरेंस कॉलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है। विनिमय उद्देश्य, दूसरा है सजा और आज्ञा पालन, तीसरा है आपका सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत और डी है आपका अच्छा लड़का अच्छी लड़की। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए फटाफट अपना आंसर लिखेंगे आप। और ये क्लास आपकी डेली 9 बजे होती है भाई, तो जितने भी नए स्टूडेंट आज है टाइम नोट कर लो, डेली 9 बजे आपको लाइव आना है। ठीक है, 9 PM लाइव आएंगे आप। चाहे आपके पास नोटिफिकेशन आए या ना आए, आप चैनल पे विजिट करके देखेंगे कि आई है नोटिफिकेशन। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम ज़्यादा वीडियो डाल देते हैं तो यूट्यूब जो है नोटिफिकेशन नहीं भेजता। तो इसलिए आपको खुद चल के चैनल पर आना पड़ेगा अगर आपको पढ़ाई करनी है अच्छे से। उसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन रखो, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे आपको नोटिफिकेशन भेज देता हूँ, वहां से आप आ सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे बात करेंगे तो किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की बात होती है आपके सेकंड चरण में, विनिमय उद्देश्य। ये आपका सेकंड चरण है। ठीक है, विनिमय उद्देश्य मतलब इंस्ट्रूमेंटल की बच्चा जो है खाने पीने की चीजें, लेना देना, है ना। व्यक्तिगत जरूरतें, बच्चे को जरूरत है ना उस चीज की, मैं तुझे ये दे रहा हूं तू मुझे दूसरी चीज दे दे। एक चीज याद रखना, यहाँ पे आवश्यकता है और पांचवें चरण में अधिकार होता है, व्यक्तिगत अधिकार। तो व्यक्तिगत शब्द सुन के बौखला मत जाना, अधिकार की बात होती है पांचवें चरण में व्यक्तिगत अधिकार की। और यहां पर बात चल रही है इच्छा की या आवश्यकता की। व्यक्तिगत आवश्यकता या इच्छा आएगी तो इसका मतलब है आपका सेकंड चरण। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, कॉलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर की क्या विशेषता है। पहला ऑप्शन है इस बात पर ध्यान कि सांस्कृतिक कारक और नैतिक विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। दूसरा है नियमों का पालन या अवज्ञा अच्छे या बुरे परिणामों पर निर्धारित होती है। यहाँ पे एक शब्द छूट गया है, यहाँ है अच्छा। ठीक है, अच्छा या बुरे परिणामों पर निर्धारित निर्धारित होती है। तीसरा है आपका व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है। फोर्थ है आपका स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों का पालन जो सार्वभौमिक है। बताइए कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लगता है यहाँ पर। जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे आप। बीएड 2024 से 26 वाले दिसंबर का सीटेट एग्जाम देंगे, बिल्कुल देंगे। अगर आपका एडमिशन हो गया है तो आप सीटेट का एग्जाम देंगे सब लोग। ठीक है, जिनका भी एडमिशन हो गया है। जी, चलो लिखते रहो अपना आंसर। बढ़िया, देखो यहाँ पे बात करें, कॉलबर के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक अवस्था जो होगी वो आपकी स्टार्टिंग वाली है, सबसे 3 से 10 साल वाली है। तो इसमें या तो दंड और आज्ञा पालन हो जाएगा या फिर आपका दूसरा हो जाएगा लालच वाला यांत्रिक उद्देश्य वाला। तो अब देखो कैसे करेंगे। इस बात पर ध्यान कि सांस्कृतिक कारक नैतिक विकास को प्रभावित करते हैं। ये सांस्कृतिक कारक का मतलब सामाजिक नियम से है। भाई सांस्कृतिक कारक तो सामाजिक नियम चौथे चरण में जाएगा, ये नहीं आएगा। नियमों का पालन अच्छा या बुरे परिणाम पर निर्धारित होगा। एक मिनट रुकना, इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है इस प्रश्न में। देखो स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांत, तो ये तो आपका छठा चरण है। स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांत आपके छठे चरण में आता है। ठीक है, व्यक्ति अपने कार्यों के परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं पर, ये आपका तीसरे चरण में आएगा, जब आप दूसरों की अपेक्षा को पूरा करना चाह रहे हैं। नियमों का पालन या अवज्ञा अच्छे या बुरे परिणामों से निर्धारित होती है, ये तो पांचवा चरण है आपका। भाई परिणाम की अगर बात कर दी ना तो फिर आपका पांचवें चरण पे है, व्यक्तिगत अधिकार के अंदर ही तो अच्छे बड़े बड़े परिणाम की बात कर रहे हैं हम। इस बात पर ध्यान की सांस्कृतिक कारक और नैतिक विकास को प्रभावित करते हैं, या तो आप पहला ऑप्शन मान लो या इसका कोई आंसर सही है ही नहीं। ने इस बात पर ध्यान केंद्रित होगा बच्चे का कि सांस्कृतिक कारक, आज्ञा पालन आ जाएगा सांस्कृतिक कारक में।
पहला ऑप्शन ही बच रहा है हमारे पास, बाकी तो इसमें से कोई भी ऑप्शन किसी भी चरण में फिट नहीं बैठ रहा दूसरे चरण में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पर राइट माना जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका, कोलबर्ग के किस स्तर के अनुसार नैतिक विकास में व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है? पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक या उत्तर पारंपरिक? तो बताएंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लगता है। चलो जल्दी से अपना आंसर लिखेंगे। हाँ जी। बस मुझे पता नहीं था आज क्लास होगी, अभी नेट ऑन किया। अच्छा, नोटिफिकेशन नहीं आता क्या? वही मैं आपको बता रहा था, हर बार नोटिफिकेशन नहीं आता, कई बार आपकी जो है यूट्यूब की तरफ से नहीं भेजा जाता नोटिफिकेशन, तो इसलिए आप खुद ही चैनल पे सर्च करके देख लिया करो कि आज क्लास हो रही है या नहीं हो रही है। टाइम तो आपको पता ही है सबको, तो अपने टाइम पे क्लास करने आ जाया करो, एक बार चेक करने में क्या ही जा रहा है ना। 9 PM पे आप चेक कर लिया करो एक बार सब लोग आके। बाकी मैं आपको नोटिफिकेशन उस पर टेलीग्राम पर तो भेज रहा हूँ, वो तो आ ही रही होगी आपके पास में। देखो, कॉलबर के किस स्तर के अनुसार नैतिक विकास में बच्चे दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की बात करते हैं, तो ये तीसरा चरण होता है, और तीसरा चरण दूसरी अवस्था में आएगा, यानी पारंपरिक अवस्था में, क्योंकि इसमें तीसरा और चौथा चरण इसी में आ जाता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है, लॉरेंस कॉलबर के अनुसार नैतिक विकास क्या है? पहला है, एक असतत प्रक्रिया है जो 6 चरणों में होती है। दूसरा है, बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों पर निर्भर करता है। तीसरा है, बच्चों की बुद्धिलब्धि से परस्पर संबंधित है। और डी आपका पूरी तरह से आनुवंशिक कारकों पर निर्भर है। चलिए बताएंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। हाँ जी, लिखते रहो फटाफट से। डेली क्लास लीजिए प्लीज, आपकी क्लास से पढ़ाई करते हैं तो मन लगता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। डेली ही होगी अब क्लास, आप टेंशन मत लो। हाँ जी। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें लॉरेंस कॉल्बर के नीति विकास के, तो आनुवंशिकता का तो कोई लेना देना है नहीं, और आईक्यू का भी कोई लेना देना नहीं है। बात बचती है अब आपकी बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों पर। इस पर अभी भी आज भी सीबीएसई का जो है स्टार बना हुआ है, क्योंकि इसका सही आंसर क्या था सीबीएसई को भी नहीं पता था। मतलब यहाँ पे क्या है, बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों पर निर्भर करे, यह एक असतत प्रक्रिया है जो 6 चरणों में चलती है। तो 6 चरणों में चलती है, ये बात तो ठीक है आपकी, लेकिन असतत है या सतत है? तो लगातार आपका एक के बाद एक चरण आएगा। अगर उम्र के हिसाब से है तो असतत नहीं हो सकती, क्योंकि उम्र के हिसाब से अगर चरण चलेंगे तो एक के बाद दूसरा चरण, दूसरे के बाद तीसरा चरण, ऐसी तो आएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका जाना चाहिए ये वाला, क्योंकि विकास जितने भी हैं सभी आपके लगातार निरंतर चलने वाले हैं, असतत प्रक्रिया नहीं होती विकास की। ठीक है, तो इसलिए आंसर बी पे जाएंगे हम। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट पे बात करें आप, तो लॉरेंस कॉलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास में व्यक्ति मानते हैं कि, पहला ऑप्शन है, किसी क्रिया के भौतिक परिणाम ही उसकी अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं। दूसरा है, नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार का लाभ मिलना चाहिए। तीसरा है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करना और उनका पालन करना आवश्यक है। और फोर्थ है, नैतिक निर्णय स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। तो बताएंगे कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए फटाफट लिखेंगे अपना आंसर। हाँ जी, चलो लिखो जल्दी जल्दी अपना आंसर लिखो। बहुत बढ़िया। चलो 500 लाइक्स होने वाले हैं आज हमारे। बहुत बढ़िया, 500 लाइक्स होने वाले, जल्दी से कर दो सब लोग मिलके। कमेंट को नीचे करके वीडियो लाइक कर दो सब लोग जल्दी से, 500 के बाद ही आज क्लास खत्म करेंगे, है ना। देखो, लॉरेंस कॉलबर्ग द्वारा पूछ रहा है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, तो ये चरण कौन सा हो गया आपका? 5वां चरण हो गया। इतना तो आपको पता चल गया, नाम के पहचान होगी आपको। किसी क्रिया के भौतिक परिणाम ही उसकी अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं, पहला ही ऑप्शन आपका सही है। कोई किसी क्रिया को हम अच्छा माने या बुरा माने, किसी काम को अच्छा माने या बुरा माने, उसका परिणाम क्या है उससे डिसाइड होगा। अगर उसका परिणाम अच्छा है तो ठीक है, वो काम ठीक है आपका। जैसे मैंने अभी कहा था कि अगर
एम्बुलेंस रेड लाइट तोड़ती है तो उसका परिणाम अच्छा है, क्योंकि व्यक्ति उससे किसी की जान बच रही है, तो वो 5वें चरण की बात है। लाभ की बात करेंगे तो सेकंड चरण हो जाएगा। सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे तो चौथा चरण हो जाएगा। और स्वयं चुने हुए निर्णय की बात करेंगे तो छठा चरण हो जाएगा। तो आंसर राइट होता है आपका पहला ऑप्शन। ठीक है, चलो क्लास खत्म करते हैं यहीं पर। सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। बताओ मुझे कमेंट करके कैसी लगी क्लास। मजा आया पढ़ने में या नहीं आया? थैंक यू सर, आपकी वजह से मेरा सीटेट क्वालिफाइड हो गया। चांदनी सिंह, बहुत जबरदस्त। हमारा रिजल्ट इस बार भी तगड़ा रहा है, बहुत बच्चे पास हुए, हमारे भर भर के बच्चे पास हुए हैं। कुछ बच्चे रह गए हैं जो लास्ट में जुड़े होंगे, या मिस्टेक कहीं ना कहीं हुई होगी। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगा, जितने भी नए स्टूडेंट है भाई, हमारे साथ में जुड़ जाओ अगर सीटेट आपको निकालना है। और अभी से जुड़ना, अभी से लगातार जुड़ना आप साथ में। ठीक है, सब लोग क्लास रेगुलर करना और नोट्स पढ़ लेना, तो आपका सीटेट निकल जाएगा। दो चीजें कर लेना बस, क्लासेस देखते रहो, नोट्स पढ़ते रहो। नोट्स कहाँ पढ़ने हैं? नोट्स मिलेंगे आपको ऐप पर। ऐप ये है, अभी ऑफर भी चल रहा है भाई, आज जिसको भी नोट्स लेने हैं जाके ले लो अभी। थोड़ा सा रात तक रहेगा इस पर, आधे पैसे में मिल रहे हैं नोट्स, तो जाके ले सकते हैं आप सब लोग। एस से टीचर अकेडमी प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगा हमारा। इस पे 50% का डिस्काउंट कर रखा है। 400 वाले नोट्स अब आपको 200 रुपये में मिल रहे हैं, फर्स्ट पेपर के भी सेकंड के भी। तो जाके जिसको भी फायदा उठाना है भाई उठा लो, अभी रात के 12 बजे तक ऑफर आपका जारी है आज। तो जिसको नोट्स लेने होंगे वो जाके ले लो फटाफट से। ठीक है, क्लास कब होती है? और क्लास और अभी स्टार्ट नहीं की है। सिर्फ आपका जो है ये एक ही क्लास 9 बजे चल रही है। अब मैं स्टार्ट करूंगा आपका, क्योंकि अभी तो हम रिजल्ट का भी इंतजार देख रहे थे। अब आपकी 2-3 क्लास चला करेंगी, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, इस तरह से। तो अब क्लास बढ़ेंगे, मैं आपको टाइम टेबल बता दूंगा। और एक स्ट्रेटजी वाली वीडियो बताऊंगा, बनाऊंगा मैं कि क्या क्या हमारा पैटर्न रहेगा तैयारी करने का। वो मैं आपको बना दूंगा एक वीडियो। ठीक है, बाकी सब लोग जाके एक बार सर्च करो, पहले तो जाके नोट्स ले लो भाई जिसने नहीं लिया अभी। ये सर्च करो सीटेट बाय शादाब आलम, तो आपके सामने सारी वीडियोस आ जाएंगी, सारे प्लेलिस्ट भी आ जाएंगी। क्या लिखना है? सीटेट बाय शादाब आलम, स्पेलिंग नोट कर लो, SHADAB। जी, कुछ छोटा तो नहीं है नोट्स में? नहीं नहीं, पूरे कंप्लीट नोट्स हैं, कुछ छोटा नहीं है। बाकी मैं आपको और भी अपडेट देते रहूंगा, जैसे जैसे आप साथ में तो आप जुड़ ही जाएंगे। तो जो भी नई चीज़ें आपकी आया करेंगी वो मैं आपको ऐसे ही फ्री में दे दिया करूंगा। जो नोट्स ले लेंगे उनको वो चीज़ उसमें मिलती रह गई। आपकी कृपा से मेरा सीटेट निकल गया, बहुत आज मुझे मज़ा आ गया भाई। बहुत बच्चे पास हुए हैं हमारे, तो भर भर के बच्चे पास हुए हैं, मुझे बहुत मज़ा आया आज। मज़ा आ गया भाई, आप लोगों ने मतलब कमाल कर दिया भाई आप लोगों ने। पूरे सीटेट की तो मुझे गारंटी नहीं है भाई, कि बाकी पूरा सीटेट का रिजल्ट कितना आया, कम आया है, बहुत ज़्यादा नहीं है। पिछले साल से तो ज़्यादा है। लेकिन हमारे स्टूडेंट ने धमाल मचाया है। मुझे अपने चैनल पे भरोसा है, जो हमारे साथ में जुड़ता है वो मजा मचाता ही है। बाकी ये है भाई कि जिन लोगों का नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नहीं भी हुआ, तो अभी निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। 4-5 महीने की बात है, दोबारा सीटेट निकालो। नेक्स्ट मंथ आपका सीटेट आ जाएगा नोटिफिकेशन। तो अब तैयारी में लग गए हम लोग, आप भी लग जाओ, तो तैयारी करेंगे और इस वाला सीटेट में बढ़िया करके करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, 110 नंबर आया है। शुद्धांशु, बहुत बढ़िया। चलो मैं